जी, ममता बनर्जी का कहना है कि किसी मुसलमान को देख के आप पाकिस्तानी कह देते हैं और उनके खान पान की आदतें आप बता रहे हैं, इसीलिए ये हमला हो रहा है गोबर और गौमूत्र वाला। देखिए बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है सुचारिता जी? बोल वो इंसान रही है कि जो जेल में डाल देती है लोगों को केवल जय श्री राम कहने पर। ये वो इंसान है, ये वो इंसान है जो जेल में फेंक देती है इंसानों को केवल एक कार्टून बनाने के ऊपर। ये वो इंसान है। ये ऐसी तानाशाही सरकार है पश्चिम बंगाल की जो दिन आने से पहले डिक्लेयर कर देती है कि दंगे होंगे हमारे नाक के नीचे, क्योंकि हम ही करवा रहे हैं इसलिए हमको पता है दंगे होंगे। यहाँ पर बैठकर एक केस जो हमको बता रहे हैं हमारे साथी, मैं उनको याद दिला दूं, संदेश खाली पे आपकी आवाज कहां थी जब वहां के गुनहगार आए थे? बस आप ये शुक्र मानिए फूलों की माला नहीं डाली उनके गले में। और उसके बाद जब ये कह रहे थे एक केस कागज पे, मेरे पास 12 केस लिखे हैं जो केवल इस साल के हैं, टीएमसी के नेताओं के करे हुए शोषण के केसेस पश्चिम बंगाल के। लेकिन बात यह है यहाँ पर कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल टीएमसी कितना नीचे गिरा सकती है। ममता दीदी कितनी भद्दी बातें बोल सकती है, कितनी इलॉजिकल बातें बोल सकती है, इसका उदाहरण वो हमें इस बार दे रही है। आपको इस चुनाव में बोलने के लिए कोई काम की चीज मिली नहीं। आप पहले तो अलायंस 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 बोलते घूम रहे थे, 1 साल से हम सुन रहे थे। चुनाव का समय आया, ना आप रहे ना आपकी अलायंस रही। अब आज भी डेवलपमेंटल एजेंडा पे आप बात नहीं करते। बात किस बारे में करते हो? यही गोबर गौमूत्र, उसके आगे आपकी सोच नहीं जाती। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि अपना खुद का पॉलिटिकल डिस्कोर्स आपने अगर गिरा रखा है तो जो देश में काम कर रहा है उसको करने दो, वरना अच्छा एक संविधान बचाने वाली जो ये बातें करते हैं, मैं उस पर भी एक बात जल्दी से बोलना चाहूंगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर पढ़िए, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं अगर हम जीत गए तो हम संविधान को बदल देंगे। उंगली उठाते हैं भाजपा के ऊपर। अपने दोस्तों का, साथियों का, नॉन अलायंस के पार्टनर्स का पहले मैनिफेस्टो पढ़िए, उसके बाद यहां पर टीवी पे आके आप कोई भी तर्क दीजिए। ठीक है, आज प्रधानमंत्री ने कह भी दिया है कि अब तो कोर्ट ने कह दिया है कि आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं रामनवमी पर, क्योंकि शोभा यात्रा को लेकर जिस तरह से रोक टोक की जा रही थी, आज प्रधानमंत्री ने मंच से बोला है भाई संजय सरकार जी, और उन्होंने कहा शोभा यात्रा निकालिए। ठीक है, आ रही हूँ वापस। कोर्ट जाना पड़ता है, शोभा यात्रा कोर्ट पे वो मामला गया है, कोर्ट ने कहा शोभा यात्रा निकालिए, हावड़ा में शोभा यात्रा रामनवमी की निकलेगी। अब सीधी बात यह है कि वहां अयोध्या में एक तरफ जश्न हो रहा है, वहां पे पता नहीं कहां से लोग पहुंच रहे हैं रामनवमी का त्योहार मनाने के लिए, लेकिन यहां शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा, यह सवाल है। और फिर आप संविधान की दुहाई देते हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे। अब मैं सवाल उसी पर आ रही हूं, जरा जिस तरह ये दुहाई बार बार दी जा रही है, अनुज जी जरा बताइए, बार बार ये बात कहना कि मोदी आ गए तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। उन्होंने ईवीएम की बात की, कांग्रेस के नेताओं ने भी ईवीएम की ही बातें की हैं, और ये पहली बार नहीं है। नरेंद्र मोदी आ गए तो चुनाव नहीं होगा, वो अपनी सत्ता हमेशा के लिए कायम करके रखना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी हो जाएगी। ये सब क्यों कहते हैं आप? देखिए, केवल कांग्रेस नहीं कह रही है, आप उठा के देख लीजिए, ना केवल इंडिया अलायंस के तमाम दल कह रहे हैं, बल्कि इस देश की जनता के मुंह पे भी यही कि जिस तरह से इन 10 वर्षों में धीरे धीरे जब ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इन 10 वर्षों के अंत में आते आते देखिए ना किस तरह से ये तानाशाहीपूर्ण रवैया ही तो है कि चुनाव के समय में भी आप चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना हो अपोजिशन के पास, किसी भी तरीके से चुनाव में हमारे सामने चुनाव भी ना लड़ सके। क्या आवश्यकता थी कि ठीक चुनाव से पहले आपने कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया, आपने कांग्रेस के उन पैसों के ऊपर आपने जो है अपनी रोक लगा दी इनकम टैक्स के माध्यम से कि जिसमें आपका अधिकार नहीं था। केवल और केवल मंशा ये थी कि चुनाव के समय दूसरी पार्टी, खास तौर से जो अपोजिशन की पार्टी है, प्रचार ना कर सके। चुनाव के समय जिस तरह से आप अंधाधुंध पैसा खर्च रहे हैं उसके बराबर क्या बहुत उसका 10% भी कोई पैसा ना कर सके। चुनाव के समय आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देते हैं। चुनाव के समय आप तमाम जो है नेताओं को जो है उनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की अपनी जो रिवेंज टेकिंग एजेंसी बन गई है, उनकी आपने तलवार उनके सर पर लटका करके जो बीजेपी वॉशिंग मशीन चलाई है, जो अब डस्टबिन बन गई है बीजेपी की वॉशिंग मशीन होते होते, इतना आपने गंदगी अपने अंदर ले ली है कि वो डस्टबिन के रूप में ले ली है। तो जनता को अब दिखाई दे रहा है कि जब ये इस तरह से अभी ये कर रहे हैं कि चुनाव के समय में तो ऐसा कोई नहीं करता है, ना इससे पहले किसी इन 70-75 वर्षों में देश में किसी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया जो इन लोगों ने एक बदले की भावना से की है। हम लोग ये सुषमा स्वराज जी के शब्द आज हमको याद आते हैं कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला था, जब वो अपोजिशन में थी, कि हम विरोधी हो सकते हैं लेकिन हम शत्रु नहीं है। और आज हालात ये है कि ये शत्रुता निभा रहे हैं, ये अपोजिशन के नेताओं को विरोधी नहीं मान रहे, अपना शत्रु मान रहे हैं, और केवल उनको बख्श रहे हैं जो इनके डर से आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उनके सारे पाप माफ,
उनके सारे भ्रष्टाचार माफ, ठीक है। उनकी सारी गलतियां माफ, वो आप आ जाइए, या तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए या आप जेल की हवा खाइए। केवल और केवल एक ये पैमाना है। तो ये ठीक है, विशाल मिश्रा जी, ठीक है, चारू जी वो ये आरोप बार बार लगा रहे हैं, मैं एक बार जरा इनिशियल रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रही हूं चारू जी, ये आरोप बार बार आप पर लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल जो अपने इंटरव्यू में बात कही, मैं उसे एक बार दोहराना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि भाषा ऐसी, मैं तमिल भाषा के बारे में बात करता हूं और उस प्राचीन भाषा के बारे में मैं क्यों ना बात करूं, मैं जहां जाता हूं वहां की वेशभूषा पहनता हूं, तब उनको उससे भी दिक्कत है। वो विविधता की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सबको समेट कर खत्म कर देंगे। ये क्यों बार बार इस तरह की एक सोच प्रोपोगेट की जा रही है? अगर भ्रष्टाचार वाला वार है उस पर मैं सवाल अलग से ले लेती हूं, लेकिन ये वाली सोच विशाल जी के प्रधानमंत्री इज किलिंग डेमोक्रेसी, वो खत्म कर रहे हैं, वो तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, ये वाला जो वार है विपक्ष का, इसे कितना सही कितना गलत मान रहे हैं? सुचरिता जी, मैं अपने सम्मानित कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, संविधान की हत्या और तानाशाही रवैया 1966 से लेकर 77 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया था आपने? सुचारता जी, इन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक 36 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 80 से 84 के बीच 15 बार लगाया, और केवल 50 बार तो केवल श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया। पूछिए इनसे। चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, करुणानिधि जी की सरकार, केरल में वामपंथी की सरकार, चुनी हुई सरकार को कौन गिरा रहा था? तब आप संविधान बचा रहे थे, या ये कहिए कि तब आप अपना तानाशाही रवैया दिखा रहे थे? और तो और आपातकाल किसकी जिद पर लगा? तब आपका तानाशाही रवैया नहीं था। तो एक्चुअली सुचरिता जी है क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत तैसी। इनकी सोच तानाशाही है, इनकी सोच सामंतशाही है। ये नहीं स्वीकार कर सकते कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पृष्ठभूमि जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। इनकी सोच विकृत हो गई है। इनसे पूछिए तमाम सारे नेताओं को, के कामराज को, मोरारजी देसाई जी को, अतुल्य घोष को, देवीलाल जी को, बाबू जगजीवन राम को, इन सब को दरकिनार करके केवल एक सिंगल पार्टी शासन करेगी। ये तानाशाही रवैया इन कांग्रेस का था कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है? जवाब दीजिए आप। एक बात और दूसरी बात, अभी कह रहे थे कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में हो, पीसी तो ये कर रहे थे, ये देखिए, इनको गिरफ्तार करिए, इनको जेल में डालिए। आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि देखिए नहीं, पैरवी की जा रही है। गजब, इसे कहते हैं सामंतवादी सोच। जिनके लिए पद के लिए, मैं उसी पर परिवार के लिए, अपना जेब भरने के लिए आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ। मैं अब एक बार कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, बचाओ चुने हुए मुख्यमंत्री। ठीक है, भूल गए। अब दूसरे मेहमान पर भी जाना है भाई। नहीं, ठीक है, हो गया।